नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की। केंद्र सरकार ने राज्यों की ऑफ बजट उधारियों को समायोजित करने के मानदंडों को आसान बनाया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नीति जारी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों में जीनोमिक्स के व्यापक उपयोग पर बल दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा को स्थगित करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय की आलोचना की। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के अनुसार सोडियम आयन आधारित बैटरी तकनीक शीघ्र ही लिथियम आधारित बैटरी का एक किफायती विकल्प बन सकती है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर आधारित है। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की है। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 4 प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और उसके विकास क्रम पर आधारित है। इस सूचकांक के प्रत्येक 4 उपसूचकांकों और समग्र सूचकांक पर वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी GGG 0 और 1 के बीच अंक प्रदान करता है। यहाँ पर 1 पूर्ण लैंगिक समानता की स्थिति है और 0 पूर्ण लैंगिक असमानता की स्थिति दिखाता है। इस सूचकांक को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी नीतियों की पहचान करने में सहायता करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर लगभग 68.1% लैंगिक अंतराल समाप्त हो जाएगा। वर्ष 2021 की तुलना में ये मामूली सुधार है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा प्रगति की दर पर पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 132 वर्ष लगेंगे। अभी तक किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने लगभग 80% लैंगिक अंतराल समाप्त कर दिया है। और भारत के संबंध में रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसके मुताबिक भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उपसूचकांक में विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। इस उपसूचकांक में भारत 146वें स्थान पर है। राजनीतिक सशक्तिकरण उपसूचकांक में भारत के अंक में गिरावट दर्ज की गई है। इसका कारण ये है कि भारत में बहुत कम समय के लिए महिलाएं राज्य प्रमुख के पद पर रही हैं। लैंगिक समानता की स्थिति देखें तो पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर है, जैसे कि बांग्लादेश 71वें स्थान पर है, नेपाल 96वें स्थान पर है, श्रीलंका 110, मालदीव 117 और भूटान 126वें स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, इसमें 2021 और 2022 की तुलना करें तो संपूर्ण सूचकांक या उपसूचकांकों में 2021 में भारत की रैंक 156 थी, जो कि अब यानी 2022 में 146 हो गई है। और अन्य सूचकांकों में भारत की स्थिति देखें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 135 हो गई है, जो कि वर्ष 2021 में 140 थी। स्कोर में भी मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये स्कोर 0.625 था, जो कि अब बढ़कर 0.629 हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की रैंक वर्तमान में 48वें स्थान पर है, जो कि पहले 51 थी। स्कोर था 0.276, जो कि अब बढ़कर 0.267 हो गया है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के उपसूचकांक में देखें तो भारत की रैंक वर्तमान में 143वें स्थान पर है, जो वर्ष 2021 में 151वें स्थान पर थी। शिक्षा प्राप्ति में भारत का रैंक 107 हो गया है, जो कि वर्ष 2021 में 114 था। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत की रैंक वर्ष 2021 में 155 थी, जो कि अब घटकर 146 हो गई है। अगली खबर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर आधारित है। केंद्र सरकार ने राज्यों की ऑफ बजट उधारियों को समायोजित करने के मानदंडों को आसान बनाया है। नए मानदंडों के तहत वर्ष 2020-21 तक राज्यों द्वारा ली गई ऑफ बजट उधारियों को समायोजित नहीं किया जाएगा। केवल वर्ष 2021-22 में लिए गए ऑफ बजट उधारी को ही समायोजित किया जाएगा। इसके लिए भी मार्च 2026 तक यानी 4 वर्षों का समय दिया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र ने राज्यों को सूचित किया था कि ऑफ बजट उधारियों को राज्यों के उनके बड़े ऋण में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बढ़े हुए ऑफ बजट उधार को इस वर्ष की उधार सीमा से समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के ऑफ बजट उधार में उसकी संस्थाओं, स्पेशल पर्पस व्हीकल आदि द्वारा लिए गए ऋणों को शामिल किया जाता है। राज्य सरकार को अपने बजट में से ही इसे चुकाना होता है।
न कि उधार लेने वाली संस्था में नकदी के प्रवाह या उसके राजस्व के माध्यम से। इस तरह की उधारियां किसी वित्तीय वर्ष में तय की गई राज्यों की शुद्ध ऋण सीमा में शामिल नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें राज्य के बजट से बाहर रखा जाता है। इस तरह की उधारियों का राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह की उधारियां राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार कर जाती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों की शुद्ध उधार सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 3.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में सुधारों की शर्त पर 0.5% की अतिरिक्त उधार सीमा दी गई है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 293 के उपबंध 3 के तहत यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है तो उन्हें नए ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। अभी बीते वक्त में राज्यों की ऑफ बजट उधारियां बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि महामारी की वजह से आई मंदी और बढ़ते राजस्व व्यय की वजह से राजस्व वृद्धि में बाधा आ रही है। इसके अलावा वस्तु और सेवा कर के कारण राजकोषीय मामलों में अपने स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नीति जारी की। ये नीति ताप विद्युत संयंत्रों, स्वच्छ ईंधन, विद्युत गतिशीलता, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन आदि से संबंधित है। ये नीति राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है और इनमें शामिल हैं उद्योग, परिवहन और परिवारों की किफायती स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी तक व्यापक पहुंच, आवागमन के अलग अलग तरीके अपनाना, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, वाहनों का विद्युतीकरण, पदयात्रा और साइकिल आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, व्यक्तिगत वाहन के उपयोग को कम करना आदि। अपशिष्ट की डंपिंग और दहन को रोकने के लिए अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री की प्राप्ति के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, सड़कों या राइट ऑफ वे मार्गों के निर्माण एवं खंडन के दौरान तथा खुले क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और हरित उपायों के साथ धूल प्रबंधन, सख्त समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन, बेहतर निगरानी और अनुपालन। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वर्ष 2021 में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान के बेहतर समन्वय और समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए एक व्यापक संगठन के रूप में कार्य करना है। इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण की जगह ली है। साथ ही इसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों को भी हटा दिया है। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की समीक्षा भी करता है। ग्रैप वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपायों का एक सेट है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ग्रैप को वर्ष 2017 में जारी किया था। ये स्थिति की गंभीरता के अनुरूप दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक सेट है। अगली खबर स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों में जीनोमिक्स के व्यापक उपयोग पर बल दिया। WHO की साइंस काउंसिल ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी लाने पर केंद्रित अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। इसमें तर्क दिया गया है कि समृद्ध देशों की तुलना में कम संसाधन वाले देशों को ऐसी तकनीकों तक देर से पहुंच प्राप्त होती है। ये नैतिक या वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। साइंस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2021 में WHO के महानिदेशक ने की थी। इसका उद्देश्य WHO की विज्ञान और अनुसंधान रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। रिपोर्ट की सिफारिशें 4 विषयों पर केंद्रित हैं: जीनोमिक्स को बढ़ावा देने का समर्थन, जीनोमिक पद्धतियों का कार्यान्वयन, जीनोमिक्स में कार्यरत संस्थाओं के बीच सहयोग और जीनोमिक्स से पैदा हुए नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। भारत में जीनोमिक्स संबंधी पहलों की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जीनोम इंडिया कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस परियोजना संचालित कर रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इंडिजेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम आयोजित किया जाता है। जीनोमिक्स जीवों के संपूर्ण जीनोम और उससे बड़ी मात्रा में उत्पन्न संबंधित जानकारियों का अध्ययन है। दूसरी ओर जेनेटिक्स आनुवंशिकी के अध्ययन से भी संबंधित है। जीनोमिक्स के अनुप्रयोग और उपयोग की बात करें तो चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए मानव जीनोमिक्स है। इसमें आनुवंशिक विकारों की रोकथाम, निदान, पूर्वानुमान, प्रबंधन, निगरानी और उपचार किया जाता है। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स है। यह संक्रामक अभिकारकों की पहचान और वैक्सीन डिजाइन में मदद करता है।
कृषि और जलीय कृषि जीनोमिक्स में नए लक्षणों की पहचान और रोगों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई जाती है। वहीं जैविक और चिकित्सा अनुसंधान के तहत दवा विकास और रोग को प्रभावित करने वाले जीन की खोज की जाती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं फॉरेंसिक विज्ञान और वंशावली का आकलन करना। और अगली खबर यूएनएससी से संबंधित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा को स्थगित करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय की आलोचना की है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता को महासभा के अगले सत्र में आयोजित करने के फैसले की आलोचना की है। भारत के अनुसार इस कदम से यूएनजीए ने सुधार का एक अवसर खो दिया है। आईजीएन यानी अंतर सरकारी वार्ता संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक आधिकारिक मंच है। इस मंच पर सदस्य देश यूएनएससी में सुधार पर चर्चा और संवाद करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत क्यों है। दरअसल यूएनएससी को वर्तमान में विश्व का प्रतिनिधि बनाना इसका उद्देश्य है। वर्ष 1945 के बाद 142 नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए हैं और यूएनएससी का मौजूदा स्वरूप इस बदलते विश्व का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र का सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा यूएनएससी में सुधार के सीमित प्रयास किए गए हैं। यूएनएससी में अंतिम बार वर्ष 1965 में सुधार किया गया था। तब इसमें गैर स्थायी सदस्यों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। इसके अलावा यूएनएससी के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इसीलिए भारत का पक्ष है कि यूएनएससी में सुधार किया जाना चाहिए। भारत स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यताओं में विस्तार की मांग करता रहा है। भारत वीटो पावर को समाप्त करने के पक्ष में है। साथ ही भारत भौगोलिक आधार पर समान प्रतिनिधित्व का पक्षधर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा कई मानदंडों पर आधारित है, जैसे कि G77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे ग्लोबल साउथ के मंचों का नेतृत्व भारत करता है। इसके अलावा जनसंख्या, भूभाग के आकार, सकल घरेलू उत्पाद, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने की वजह से भारत ऐसा दावा करता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। केवल यूएनएससी के पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जिसे सदस्य देश चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर प्राप्त 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है। भारत वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का सदस्य है। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का ये 8वां कार्यकाल है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के मुताबिक सोडियम आयन आधारित बैटरी तकनीक शीघ्र ही लिथियम आधारित बैटरी का एक किफायती विकल्प बन सकती है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने एक इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है। ये व्यावसायिक रूप से और व्यापक पैमाने पर सोडियम आधारित बैटरियों के उत्पादन को किफायती बनाएगा। सोडियम आयन बैटरियां एक सॉलिड स्टेट वाली बैटरियां होती हैं। इन बैटरियों में कोर के माध्यम से आयनों के गमन के लिए तरल की बजाय सॉलिड या ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है। इन बैटरियों में 3 घटक होते हैं। एक ऋण आवेशित एनोड, ये कठोर कार्बन से बना होता है। एक धन आवेशित कैथोड, ये सोडियम युक्त सामग्री से बना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉनों के गमन को संभव बनाता है। लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी में अंतर की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी में पॉलीमर सेपरेटर का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम आयन बैटरी में सॉलिड स्टेट सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। ये पॉलीमर सेपरेटर से अधिक ऊर्जा घनत्व वाला होता है। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम को कार्बन कणों पर विसरित किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी में ये करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें चार्ज करने में कम समय लगता है और इनकी उपयोग अवधि भी अधिक होती है। सोडियम आयन बैटरी की संभावनाओं की बात करें तो सोडियम संसाधन के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय बैटरी प्रणाली है। लिथियम को प्राप्त करने की तुलना में सोडियम को प्राप्त करना लगभग 20% तक सस्ता है। इसमें गैर ज्वलनशील ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इस तरह से ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर होते हैं। लिथियम आयन बैटरी के साथ समस्या ये है कि इसका खनन पर्यावरण को काफी प्रभावित करता है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। इसे सुरक्षित रूप से चलाने के लिए एक सुरक्षात्मक सर्किट की जरूरत होती है। लिथियम के भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना
और चीन के कुछ हिस्सों में ही मौजूद हैं और इसीलिए लिथियम ज्यादा महंगा होता है। ऊर्जा घनत्व के मामले में अगर दोनों बैटरियों की तुलना की जाए तो सोडियम आयन बैटरी 70 से 160 वाट घंटा प्रति किलोग्राम से 200 वाट घंटा प्रति किलोग्राम तक की क्षमता रखती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड में लगभग 150 वाट घंटा प्रति किलोग्राम से लेकर लिथियम निकेल मैग्नीज कोबाल्ट कैथोड में 275 वाट घंटा प्रति किलोग्राम तक की क्षमता होती है। विनिर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो सोडियम आयन बैटरी विनिर्माण अभी व्यावसायिक स्तर पर किया जाना है, जबकि लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण बड़े पैमाने पर और हाई परफॉर्मेंस कारों के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है। इन दोनों में कच्चे माल की लागत की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कीमत $300 से $800 प्रति मीट्रिक टन तक है। वहीं लिथियम हाइड्रोक्साइड की कीमत $78,000 प्रति मीट्रिक टन तक है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर दोनों बैटरियों को देखें तो सोडियम आयरन बैटरी में थर्मल रन अवे का कोई खतरा नहीं है, यानी कि ये ज्यादा गर्म नहीं होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी ज्यादा गर्म हो सकती है और इसमें आग लग सकती है और ऐसी कई घटनाएं अक्सर देखने को भी मिली हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से सोडियम आयन बैटरी के प्रदर्शन संबंधी कमजोर पक्ष को बेहतर करना एक जटिल कार्य है, जबकि लिथियम आयन बैटरी कई बार उपयोग के बाद भी स्थिर प्रदर्शन देती हैं। कम तापमान पर दोनों के प्रदर्शन को देखें तो सोडियम आयरन बैटरी की प्रदर्शन क्षमता 20 डिग्री सेल्सियस पर भी 90% से ज्यादा है। वहीं लिथियम आयन बैटरी में ठंडे तापमान पर भी प्रदर्शन में काफी गिरावट आती है। पुनर्चक्रण योग्य क्षमता की बात करें तो सोडियम आयरन बैटरी में सरल रिकवरी प्रक्रिया है, जबकि लिथियम आयन बैटरी के धातुओं के पृथक्करण के लिए जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। जापान ने इस पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने में भारत की सहायता करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से एशिया में सतत विकास और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना है। इसके तहत अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के लिए $10 अरब वित्त की व्यवस्था की गई है। सिडनी एनर्जी फोरम। इस फोरम पर भारत ने अपनी एक उपलब्धि को रेखांकित किया है। भारत के अनुसार उसने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब तक भारत ने 162 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। ये 402 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 41% है। 1 गीगावाट 1000 मेगावाट के बराबर होता है। सिडनी एनर्जी फोरम की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है। इस फोरम का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है। डिजी लॉकर। अगस्त 2015 के बाद जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ये सरकारी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के लिए एक मंच है। इसका उपयोग प्रमाण पत्रों को जारी करने या संग्रहित करने और डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए किया जाता है। ये वेब और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों रूपों में उपलब्ध है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिला स्तर पर जन्म, मृत्यु और मृत जन्मों पर एक विस्तृत दस्तावेज है। इसमें सार्वभौमिक, निरंतर, अनिवार्य और स्थायी रूप से सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। जूट मार्क इंडिया लोगो। सरकार ने जूट उत्पादों के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया है। इसे जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए जारी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जूट मार्क लेबल में एक विशेष QR कोड होगा। इसे स्कैन करके ग्राहक निर्माता के बारे में जान सकते हैं। इससे घरेलू बाजार को मजबूत करने और भारत से जूट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का कार्य सावधानी पूर्वक मनोवैज्ञानिक जांच पर आधारित होना चाहिए। यह आदेश जघन्य अपराधों में आरोपी रहे 16 से 18 वर्ष के किशोरों को ध्यान में रखकर दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत किशोर न्याय बोर्ड ऐसे किशोरों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का आकलन करता है। ये अधिनियम कानून का उल्लंघन करने के आरोपी और उल्लंघन करते हुए बालकों तथा साथ ही देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित कानून का समेकन और संशोधन करता है। SIH5 पेप्टाइड या मिनी प्रोटीन।
भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग विकसित किया है। इसे SIH5 नाम दिया गया है। ये वायरस को निष्क्रिय बनाकर कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगा। SIH कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोक सकता है। साथ ही ये विरियॉन को भी एक साथ उलझाकर इस तरह से जोड़ सकता है जिससे उनकी संक्रमित करने की क्षमता कम हो सकती है। SIH5 को रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को अवरुद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। RBD मानव एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 से आबद्ध होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन और रूस के साथ हथियारों की स्पर्धा में अपने एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन ARRW बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन 2 अलग-अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन और विकसित किया है। हाइपरसोनिक हथियार ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना यानी मैक 5 या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गमन करते हैं। इससे पहले मई में रूस ने हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। वर्ष 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया था। वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हाइपरसोनिक तकनीक है। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन। हाल ही में कैबिनेट ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना 2 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगी। अंबाजी गुजरात में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तरंगा हिल में अजितनाथ जैन मंदिर स्थित है। अजितनाथ जैन धर्म के 24 पवित्र तीर्थंकरों में से एक है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। गोपाल गणेश आगरकर। इनका जन्म वर्ष 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक समाज सुधारक थे। वे वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों से प्रभावित थे। आगरकर ने महिला शिक्षा सहित महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने प्रेस की भूमिका बढ़ाने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल, डेकन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। वे तिलक के साप्ताहिक पत्र केसरी के संपादक थे। उन्होंने आवधिक पत्र सुधारक की स्थापना की थी। गोपाल गणेश आगरकर तर्कवाद, व्यक्तिवाद, समानता और मानवतावाद के समर्थक थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानेरिवो है। हाल ही में भारत और मेडागास्कर ने टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल इसे अफ्रीकी तट से अलग करता है। ये विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। ये कोमोरोस, मेयट और रियूनियन, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशेल्स के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को साझा करता है। मेडागास्कर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मारोमोकोट्रो शिखर है। सबसे लंबी नदी है मंगोकी। मेडागास्कर को उसकी अलग थलग अवस्थिति के कारण विश्व के शीर्ष 10 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। गोंडवाना महाद्वीप के विखंडन के बाद से मेडागास्कर संभवतः पृथ्वी पर सबसे पुराना द्वीप है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।